सोशल साइंस क्लास 9 ज्योग्राफी, इसमें सेकंड चैप्टर चल रहा है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में अभी हमारा ये थर्ड पार्ट है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्लेटो, द पेनिनसुलर प्लेटो, डिविजन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेटो, द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। इस वीडियो में पहले हम समझेंगे एक फिगर के माध्यम से पठार क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय पठार के इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर प्रायद्वीपीय पठार के जो दो पार्ट किए गए हैं, द सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटो, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर प्लेटो क्या होता है, पठार। प्लेटो, ये दो फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि प्लेटो या पठार क्या होता है। ऐसा क्षेत्र जो आसपास की भूमि से ऊंचा होता है, एलिवेटेड होता है, लेकिन ऊपर से वो फ्लैट होता है, समतल होता है, एक टेबल की तरह से, उसे हम प्लेटो या पठार कहते हैं। एन एरिया विच इज़ एलिवेटेड बाय इट्स सराउंडिंग ग्राउंड्स एंड विच इज़ फ्लैट ऑन द सरफेस, दैट इज़ नोन एज प्लेटो। और ये है पेनिनसुला या प्रायद्वीप, ए लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर बाय थ्री साइड्स। एक ऐसी भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी हुई होती है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये दिख रहा है, ये तीन ओर जल है, बीच में एक भूमि है जिसको हम प्रायद्वीप कह रहे हैं। अगर ये चारों ओर से जल से घिरी हुई होती तो उसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड, द्वीप। लेकिन ये तीन ओर से घिरी हुई है, एक ओर से ये भूमि से ही जुड़ा हुआ टुकड़ा है, तो इसलिए इसको हम प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो, हम जानते हैं कि भारत का जो हमारा दक्षिणी हिस्सा है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। उसकी ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, और साउथ में उसके इंडियन ओशन, हिंद महासागर है। तो वो भारत का दक्षिणी हिस्सा जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है वो एक प्रायद्वीप है, और साथ साथ वो एक पठारी भूमि है, इसलिए उसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये प्रायद्वीपीय पठार एक टेबल लैंड है, एक पठारी भूमि है जो कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों की बनी हुई है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, गोंडवाना लैंड। ये विश्व की जो प्राचीनतम भूखंड है, गोंडवाना लैंड, ये उसका ही एक हिस्सा है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप विद इट्स बेस पैरेलल टू द गंगा प्लेन एंड इट्स एपेक्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सदर्न पॉइंट ऑफ द कंट्री। ये एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसका आधार गंगा के मैदान के समानांतर फैला हुआ है और जिसका शीर्ष भारत के दक्षिणी बिंदु की ओर इंगित होता है। डिविजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार के भाग। प्रायद्वीपीय पठार को भी हमने दो भागों में बांटा हुआ है, तो जो इस प्रकार हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर डिविजन्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेटो, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इन दिस मैप यू कैन सी द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेटो। यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो 1 नंबर से शो हो रहा है वो द सेंट्रल हाईलैंड है, मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं, और जो 2 नंबर से दिख रहा है यहाँ पे इंडिकेट किया गया है वो दक्कन का पठार है। तो जो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, और जो इसका दक्षिणी हिस्सा है उसको हम दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ कहाँ किन राज्यों में इसका विस्तार है, इसको मैप से देख के हम समझ सकते हैं। राजस्थान में आ जाता है ये, इसके बाद मध्य प्रदेश, थोड़ा सा पोर्शन कॉर्नर का गुजरात में टच हो रहा है, उसके बाद इसके मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड तक इसका विस्तार है। और दक्कन का पठार, उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारा दक्कन के पठार में आता है। तो अब सबसे पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। द सेंट्रल हाईलैंड्स, दिस पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइज इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर फ्रॉम द मालवा प्लेटो। The Vindhyan Range is the southern boundary of the Central Highlands. The Aravalli is the most remarkable feature in the northwest direction. In west, it gradually merges into the sandy rocks desert of Rajasthan. तो ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा है जो नर्मदा नदी के उत्तर में पाया जाता है। नर्मदा नदी एक सीमा रेखा का काम करती है। नर्मदा नदी के नॉर्थ वाला सारा भाग जो है वो मध्यवर्ती उच्च भूमियों में आता है, और उसके दक्षिण वाला हिस्सा, उसका साउथ वाला पोर्शन जो है वो दक्कन के पठार में आता है।
और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो इसकी दक्षिणी सीमा बनाती हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के उत्तर का पूरा पोर्शन जो है वो हमारा सेंट्रल हाईलैंड में आ जाता है। पश्चिम की ओर अगर देखते हैं तो पश्चिम की ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, जो इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक रचना या भौगोलिक आकृति है। और अरावली पर्वत श्रृंखला को पार करके ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड धीरे धीरे राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में विलीन हो जाता है। तो सेंट्रल हाईलैंड की जो लोकेशन है वो लोकेशन नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ जिसकी दक्षिणी सीमा बनाती हैं उसमें पाया जाता है। इसके पश्चिम में ये राजस्थान के मरुस्थल में विलीन हो जाता है और वहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला इसकी पश्चिमी सीमा के रूप में उपस्थित रहती है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। अगर हम देखते हैं इसका आकृति देखें तो हम देखते हैं कि ये मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ ये पश्चिम में इनका विस्तार ज़्यादा है, पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व की ओर ये सक्रिय होती गई हैं। यहाँ ये मैप में इसकी आकृति देख सकते हैं। वेस्टर्न साइड में राजस्थान की साइड इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जब ये झारखंड तक पहुँच गई है तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। द स्लोप ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. This is indicated by the flow of the rivers in this region such as the Chambal, the Sindh, the Ken and the Betwa. ये जो हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं इनका जो हम ढाल देखते हैं इनका स्लोप वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर ये ढाल धीरे धीरे मंद होता गया है। मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में ऊंचाई ज़्यादा है और उत्तर पूर्व की ओर ये ऊंचाई कम हो गई है। और इसका पता हमें इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों से पता चलता है कि नदियों की जो फ्लो डायरेक्शन है उनके बहाव की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जो 4 प्रमुख नदियाँ इस एरिया में बह रही हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं और जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो ये यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, यमुना की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं और हम जानते हैं कि यमुना गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है जो बाद में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है इलाहाबाद में। तो ये चारों नदियों का प्रवाह ये दर्शाता है कि मध्यवर्ती उच्च भूमियों का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो आर बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेटो। पूर्व की ओर जब हम देखते हैं पश्चिम की ओर तो ये मालवा पठार के रूप में इसका विस्तार पाया जाता है और धीरे धीरे जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ अलग अलग पठारों के नाम से जानी जाती हैं। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर इन द फॉर्म ऑफ 4 प्लेटोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इन मध्यवर्ती उच्च भूमियों को हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो उसको हम 4 पठारों के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं। सबसे पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद वहाँ पर जो पाया जाता है इस पठार का हिस्सा उसे हम जानते हैं मालवा पठार के नाम से। मालवा का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और जो झारखंड छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है वहाँ जो पठारी भूमि है उसे हम जानते हैं छोटा नागपुर का पठार के नाम से। और छोटा नागपुर का पठार पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, वो खनिजों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा धनी क्षेत्र है। द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो इज आल्सो विजिबल इन मेघालय एज शिलोंग प्लेटो। और इसी पठार का एक विस्तार जो है वो मेघालय तक है और मेघालय में उसको शिलोंग पठार के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरी ये मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ मेघालय तक फैली हुई हैं, लेकिन जो इसका बंगाल और बांग्लादेश वाला पोर्शन है उसके ऊपर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए हुए अवसाद इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं कि पठार की भूमि बहुत नीचे दब गई है और वो मेघालय में जाकर फिर हमें दर्शित होती है, वहाँ वो दिखाई देती है। तो इस तरह से सेंट्रल हाईलैंड को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बाघेलखंड प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो एंड शिलोंग प्लेटो। यहाँ पर अब मैं मैप में ये सब देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट नंबर पे यहाँ मालवा प्लेटो, सेकंड नंबर बुंदेलखंड प्लेटो, थर्ड नंबर बघेलखंड प्लेटो, 4 नंबर छोटा नागपुर प्लेटो एंड 5 नंबर मेघालय में शिलोंग प्लेटो, शिलोंग का पठार। The Deccan Plateau. The Deccan Plateau is a triangular shaped landmass that lies in the south of the river Narmada. The Satpura Range forms its northwestern boundary. The Mahadev Range is in the central location and the Mekale and the Kaimur ranges are on the northeastern boundary. तो ये जो दक्कन का पठार है ये एक त्रिभुजाकार भूखंड है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में फैला हुआ है। और अगर हम देखें इसकी सीमा रेखाएं कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं बनाती हैं तो उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा श्रृंखला इसकी सीमा बनाती है।
सतपुड़ा के ईस्ट में आके महादेव श्रृंखला जो सेंट्रल लोकेशन पे आ जाती है, और अगर फिर हम और ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो मैकाल और कैमूर श्रृंखलाएँ इसकी सीमाएँ बनाती हैं। तो उत्तर दक्षिण दिशा में सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और कैमूर पर्वत श्रृंखलाएँ दक्कन के पठार की सीमा निर्धारित करती हैं। यहाँ हम मैप में देख सकते हैं ये कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। फर्स्ट नंबर्स पे हमने दिखाया विंध्याचल हिल्स, सेकंड पे सतपुड़ा हिल्स, थर्ड पे महादेव हिल्स, देन कैमूर हिल्स एंड मैकाल हिल्स। तो ये सारी रेंजेस जो हैं ये हमारे दक्कन प्लेटो की नॉर्दर्न बाउंड्री को क्रिएट करती हैं। द दक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। द एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 600 मीटर। दक्कन के पठार का अगर हम स्लोप देखते हैं, उसका ढाल देखते हैं, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम वाला जो उसका हिस्सा है, अरब सागर की साइड वाला हिस्सा, वो हिस्सा वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है उस पोर्शन में, और जैसे जैसे हम बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसकी ऊंचाई कम होती जाती है। तो उसका स्लोप वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, और एवरेज एलिवेशन इसका औसत ऊंचाई पूरे पठार की 600 मीटर है। द प्लेटो इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय द ईस्टर्न घाट एंड ऑन द वेस्ट बाय द वेस्टर्न घाट। अब हम इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की बात करें तो पूर्वी सीमा इसकी पूर्वी घाट के द्वारा और पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट के द्वारा बनती है। तो इस तरह से ये जो पूरा त्रिभुज है, दक्कन का पठार त्रिभुज की आकृति के रूप में है। तो इसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, कैमूर पहाड़ के द्वारा बनती है, पूर्वी सीमा पूर्वी घाट द्वारा बनती है, और पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट द्वारा बनाई जाती है। और पश्चिम से पूर्व की ओर इसका स्लोप है, इसीलिए जो मुख्य नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और फिर वो पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, जिसमें कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ आती हैं। द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो फ्रॉम द वेस्टर्न घाट ईस्टवर्ड टू द बे ऑफ बंगाल। द नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्टवर्ड टू द अरेबियन सी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, और नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व की ओर से निकलती हैं और फिर वो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। द दक्कन प्लेटो इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, सो इट्स मेड ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब ये दक्कन का पठार जो है, ये पठार बना है प्राचीन काल में, हजारों साल पहले यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और उस ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला है, उस लावा के ठंडे होकर कम जम जाने से, कंसोलिडेट हो जाने से इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए जो यहाँ की रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं, जो पृथ्वी के भीतर पाया जाने वाला मैग्मा जब बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है तो वो रॉक्स की फॉर्म ले लेता है, चट्टानों की शक्ल ले लेता है, और उन चट्टानों को हम इग्नियस रॉक्स या आग्नेय शैल कहते हैं। द ब्लैक सॉइल बेल्ट फॉर्म्ड बाय द डेन्यूडेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स इज नोन एज द दक्कन ट्रैप। अब इस पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वो काली मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो ये इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय शैलें हैं, उनके डेन्यूडेशन से ही इन सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। डेन्यूडेशन मीन्स अनाच्छादन। अनाच्छादन में हम दोनों चीज़ों को शामिल करते हैं, अपक्षय और अपर्दन। वेदरिंग प्लस इरोजन इज नोन एज डेन्यूडेशन। तो इन जो ये चट्टानें हैं, इग्नियस चट्टानें हैं, इनका जब अपक्षय हो गया और अपर्दन हो गया और धीरे धीरे इससे सॉइल फॉर्म हुई, मृदा का निर्माण हुआ, तो वो काली मृदा का निर्माण हुआ, काली मिट्टी। तो इस दक्कन के पठार में जो काली मिट्टी की बेल्ट है, उसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इस मैप में हम देख सकते हैं ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, जो इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं का निर्माण कर रहे हैं। और मध्यवर्ती पूरा क्षेत्र जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, जो डार्क ब्राउन है, वहाँ पर हाइट ज़्यादा है, एलिवेशन ज़्यादा है। और ईस्टर्न साइड में जैसे जैसे आ रहे हैं, ब्राउनिश कम होता जा रहा है, तो वो शेड का कम होना दर्शाता है कि यहाँ स्लोप भी कम है, यहाँ एलिवेशन कम है। तो इसका स्लोप वेस्ट टू ईस्ट इस मैप में हम देख सकते हैं। ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट। The eastern Ghats form the eastern boundary of the Deccan Plateau. The eastern Ghat stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiri Hills in the south. The eastern Ghats are in the form of broken ranges. They are discontinuous, irregular, and dissected by the rivers draining into the Bay of Bengal. ये पूर्वी घाट जो है दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा को बनाते हैं, और इनका अगर हम विस्तार देखते हैं तो ये महानदी की घाटी से नीचे दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। पूर्वी घाट जो है वो ब्रोकन रेंजेस के रूप में है, टूटी फूटी श्रृंखलाओं के रूप में है। वो लगातार कोई एक रेंज के रूप में नहीं है, बल्कि उन्हें जगह जगह से काट दिया गया है, तोड़ दिया गया है। किसने काटा है उनको?
जो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल रही हैं, उन नदियों की घाटियों ने इन रेंजेस को जगह जगह से तोड़ दिया है, जिसमें कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ आती हैं। इसीलिए ये पूर्वी घाट जो है ये एक डिसकंटिन्यूअस इर्रेगुलर रेंज है। डिसकंटिन्यूअस मतलब निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है, बल्कि ये टूटी फूटी श्रृंखलाओं के रूप में है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट इज 600 मीटर। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी 1502 मीटर्स। पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च शिखर है, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो महेंद्रगिरी पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1502 मीटर है। द शेवरॉय हिल्स एंड द जावेरी हिल्स आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। दक्षिण की ओर इस पूर्वी घाट में दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, वो भी इसी पहाड़ ईस्टर्न घाट का ही एक हिस्सा हैं, पूर्वी घाट का ही एक हिस्सा हैं, जिनका नाम है शेवरॉय की पहाड़ियाँ और जावेरी की पहाड़ियाँ। यहाँ मैप में हम ये छोटी छोटी कुछ हिल्स देख सकते हैं, जिनमें से कुछ हिल्स ऐसी हैं जो ईस्टर्न घाट का पार्ट हैं और कुछ हिल्स ऐसी हैं जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट हैं। और ये सभी इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं लोकेशन वाइज। फर्स्ट नंबर पे दिखाई गई है नीलगिरी हिल्स, सेकंड पे अन्नामलाई हिल्स, थर्ड है कार्डमम हिल्स, या जिसे हम इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर इलायची की फार्मिंग की जाती है। फोर्थ नंबर पे है पलनी हिल्स, फिफ्थ है शेवराय हिल्स एंड सिक्स वन इज जावेरी हिल्स। तो ये जो 6 पहाड़ियाँ हैं, इनमें नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स आर द पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स and Palni Hills, Shivroy Hills and Javeri Hills are the part of the Eastern Ghats. Western Ghats, पश्चिमी घाट। The Western Ghats are also known as सह्याद्री। पश्चिमी घाटों को हम एक और नाम से जानते हैं, सह्याद्री। The Western Ghat form the western boundary of the Deccan Plateau. पश्चिमी घाट दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। The Western Ghats are in the form of a continuous mountain range. These ghats can be crossed by passes only. थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट आर 3 प्रोमिनेंट पासेस। तो ये जो पश्चिमी घाट हैं, ये एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में है और जिनको क्रॉस करने के लिए, जिनके पार जाने के लिए हमें केवल दर्रों का सहारा लेना पड़ता है। इनके उस पार जाने के लिए दर्रों से ही जाया जा सकता है। जैसे हमने देखा था, जो ईस्टर्न घाट थे वो ब्रोकन रेंजेस के रूप में थे, डिसकंटिन्यूअस रेंज थे, वो टूटी फूटी श्रृंखलाएं के रूप में थे और जिनके एक पार से दूसरे पार जाने के लिए, तटीय मैदान तक जाने के लिए आप कहीं से भी जा सकते थे क्योंकि वो कई जगह से टूटी हुई थी। लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो पूरी एक लंबी श्रृंखला के रूप में है, जिसको पार करके अगर हम पश्चिमी तट पर जाना चाहते हैं तो हमें दर्रों का सहारा लेना होगा। 3 इम्पॉर्टेंट दर्रे जो यहाँ पर हैं, जो नेचुरली पाए जाते हैं, वो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। यहाँ मैप में हम इन 3 दर्रों को देख सकते हैं। सबसे ऊपर देखो वो थाल घाट, फिर उसके बाद भोर घाट और नीचे साउथ में हम देख सकते हैं पाल घाट। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पासेस हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज पासेस वी कैन क्रॉस द वेस्टर्न घाट एंड वी कैन एंटर फ्रॉम दक्कन प्लेटू टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। हम दक्कन के पठार से पश्चिमी तटीय मैदान पर एंटर कर सकते हैं इन्हीं पासेस से होकर। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट इज 900 to 1600 मीटर। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वेस्टर्न घाट जो है ये एक लगातार लंबी श्रृंखला के रूप में है। वेस्टर्न घाट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कंटिन्यूअस लॉन्ग रेंज। तो इस पूरी रेंज, लॉन्ग रेंज जो है, इसकी हाइट सब जगह एक समान नहीं है। नॉर्दर्न पोर्शन में इसकी हाइट कम है। महाराष्ट्र में जो ये वेस्टर्न घाट का जो पार्ट आता है उसकी हाइट कम है और महाराष्ट्र से गोवा, कर्नाटक की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हाइट बढ़ती जाती है और केरला तक आते आते इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस पूरी हाइट को अगर हम देखें तो ये फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। उत्तर से दक्षिण की ओर ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज अनाईमुड़ी एंड डोडाबेटा। इसकी पूरी पर्वत श्रृंखला की, जो पश्चिमी श्रृंखला की जो ऊंचाई है, उसमें सर्वोच्च शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर जो है वो 2 माने जाते हैं। एक तो है अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और दूसरी है डोडाबेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। द नीलगिरी हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड अन्नामलाई हिल्स आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ ये भी पश्चिमी घाट का ही एक हिस्सा हैं।
तो इस तरह से ये हमारा वेस्टर्न घाट कंप्लीट हो गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कंपेयर कीजिए। उनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन रेंजेस है जिसकी हाइट भी कम है, और वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूस रेंज है जिसकी हाइट ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट को जगह जगह नदियों ने बीच में से उसको काट दिया है, लेकिन वेस्टर्न घाट में ऐसा नहीं है, इसलिए वो एक कंटिन्यूस रेंज के रूप में है। अब कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंडियन डेजर्ट, आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे।